गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है। तो आज हम जीएसटी पे एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी क्यों लाया गया एंड सप्लाई क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, कौन कौन से पर्सन हैं जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, कौन कौन से पर्सन हैं जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है, टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है, जीएसटी कैसे कंप्यूट होता है, बायर कब आईटीसी अवेल कर सकता है, कौन सी कंडीशन है जिनको फुलफिल करने के बाद बायर आईटीसी अवेल कर सकता है, पेमेंट मेथड क्या होता है, कौन कौन सी रिटर्न ऐसा टैक्सेबल पर्सन हमें फाइल करनी पड़ती हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड हमें मेंटेन करने पड़ते हैं एंड ऑल अदर थिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। जैसा कि आप जानते हैं, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लेवी किए जाते थे, लाइक अ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटी टैक्स, वाइट। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेवी एंड कलेक्ट किया जाता था, जबकि वैट एंड एंटी टैक्स आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लेवी एंड कलेक्ट किया जाता था, जिसकी वजह से कास्केडिंग इफेक्ट होता था। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स लेवी हो जाना। इसको रिमूव करने के लिए जीएसटी लाया गया। जीएसटी लाने का एक बेनिफिट और हुआ। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लेवी किए जाते थे, तो जिससे कंप्लायंस बर्डन बहुत सारा हो जाता था। बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी जितने भी टैक्सेस थे वो जीएसटी में कंज्यूम हो गए। आपका कंप्लायंस बर्डन भी रिमूव हो गया। तो हमने देखा कि जीएसटी क्यों लाया गया। अब हम देखेंगे कि सप्लाई क्या होता है। यहाँ पर तीन सिनेरियो होते हैं जिसमें कोई एक्टिविटी आपकी सप्लाई ट्रीट की जाएगी। तो पहली सिनेरियो क्या है? अगर गुड्स और सर्विस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हुई है एंड वो एक्टिविटी आपकी किसी भी फॉर्म में है, लाइक सेल हो गया आपका, ट्रांसफर हो गया आपका, बार्टर हो गया, एक्सचेंज हो गया, लाइसेंसिंग हो गया, रेंटिंग हो गया, लीजिंग हो गया एंड डिस्पोजल हो गया। एंड जो एक्टिविटी की गई वो आपके कंसीडरेशन के अगेंस्ट की गई एंड आपकी वो एक्टिविटी इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में की गई, लाइक बिजनेस से रिलेटेड थी। तो एज पर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, licensing, renting, leasing, disposal, made or agree to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। अगर मैं आपसे सिंपल शब्दों में कहूँ तो यहाँ पर तीन लेग हो गए। पहला लेग आपका एक्टिविटी होनी चाहिए, दूसरा लेग आपका बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए एंड तीसरा लेग आपका कंसीडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं देन उसके बाद ही कोई एक्टिविटी आपकी सप्लाई ट्रीट की जाएगी। देयर शुड बी एन एक्टिविटी, एक्टिविटी should be related to business and consideration should also be received by the supplier। ये अपना पहला सिनेरियो हो गया। अब अपना दूसरा सिनेरियो क्या है? जो क्लब उसके मेंबर होते हैं वो सेपरेट पर्सन ट्रीट किए जाते हैं एंड उनके बीच कोई भी ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी हो रही है फॉर अ कंसीडरेशन, देन वो एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन आपका सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। द क्लब एंड इट्स मेंबर shall be treated as a separate person and any transaction between them for a consideration shall be treated as a supply। तो ये अपना दूसरा सिनेरियो था जिसमें कोई एक्टिविटी आपकी सप्लाई ट्रीट की जाएगी। अब तीसरा सिनेरियो, अगर हम कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर अ कंसीडरेशन एंड वो सर्विस आपके बिजनेस से रिलेट कर रही है और पर्सनल पर्पज से रिलेट कर रही है, देन दोनों ही केस में वो एक्टिविटी आपकी सप्लाई ट्रीट की जाएगी। सो importation of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of business। तो ये तीन सिनेरियो थे जिसमें कोई एक्टिविटी आपकी सप्लाई ट्रीट की जाएगी। पहला सिनेरियो, अगर कोई एक्टिविटी है जो कि बिजनेस से रिलेट कर रही है एंड कंसीडरेशन इन्वॉल्व है देन वो एक्टिविटी आपकी सप्लाई ट्रीट की जाएगी। दूसरा सिनेरियो, जो क्लब एंड उसके मेंबर होते हैं वो सेपरेट पर्सन ट्रीट किए जाते हैं एंड उनके बीच कोई भी ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी होती है फॉर अ कंसीडरेशन देन वो एक्टिविटी आपकी सप्लाई ट्रीट की जाएगी। तीसरा सिनेरियो, अगर हम कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर अ कंसीडरेशन एंड वेदर दैट सर्विस रिलेटेड टू बिजनेस पर्पस और पर्सनल पर्पस देन वो सर्विस आपकी सप्लाई ट्रीट की जाएगी। ये अपने तीन सिनेरियो हो गए।
इन तीनों सिनेरियो में कंसीडरेशन इन्वॉल्व था, बट कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो कि सप्लाई ट्रीट की जाएंगी इवन कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो आइए हम वन बाय वन उन एक्टिविटीज को समझकर चलते हैं। तो पहली एक्टिविटी है, अगर किसी भी बिजनेस एसेट का ट्रांसफर और डिस्पोजल किया जा रहा है एंड वो ट्रांसफर और डिस्पोजल कैसा है, परमानेंट है, एंड जो बिजनेस एसेट हमने ट्रांसफर और डिस्पोज आउट करी उस पर हमने आईटीसी अवेल कर लिया था। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आपकी कोई एक्टिविटी सप्लाई ट्रीट की जाएगी इवन कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। सो permanent transfer or disposal of business asset where input tax credit has been availed on such asset. However, in order to qualify as a supply without consideration, following condition needs to be satisfied. कौन कौन सी कंडीशन है? आपका जो बिजनेस एसेट का ट्रांसफर और डिस्पोजल है वो होना चाहिए, ट्रांसफर और डिस्पोजल परमानेंट होना चाहिए, एंड आईटीसी उस एसेट पे हमने अवेल किया हुआ होना चाहिए। तो थ्री कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही कोई एक्टिविटी आपकी सप्लाई ट्रीट की जाएगी। अब दूसरी एक्टिविटी क्या है, अगर हम किसी भी गुड्स और सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, देन वो एक्टिविटी आपकी सप्लाई ट्रीट की जाएगी। हाउएवर, अगर एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया जिसकी वैल्यू 50,000 रुपीज से एक्सीड नहीं होती है इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर, देन वो एक्टिविटी आपकी सप्लाई ट्रीट नहीं की जाएगी। तो आइए अब हम देखते हैं क्या लिखा है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन as specified in section 25 when made in the course or furtherance of business, provided that gift not exceeding 50,000 rupees in value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or service or both। तो यहाँ पर दो टर्म दिए गए हैं, पहला रिलेटेड पर्सन और दूसरा डिस्टिंक्ट पर्सन। आइए इसको समझकर चलते हैं ये क्या होता है। रिलेटेड पर्सन क्या होता है, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वो दोनों पर्सन आपस में रिलेटेड पर्सन ट्रीट किए जाते हैं, लाइक अ फैमिली मेंबर। घर में आपके मॉम एंड डैड वो आपस में रिलेटेड पर्सन ट्रीट किए जाएंगे। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी वो आपस में रिलेटेड पर्सन ट्रीट किए जाएंगे। ओके, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 15 में प्रोवाइड की गई है। आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई वो आपस में रिलेटेड पर्सन ट्रीट किए जाएंगे। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कंट्रोल कर रहा है तो वो आपस में रिलेटेड पर्सन ट्रीट किए जाएंगे। अगर थर्ड पर्सन दो पर्सन को कंट्रोल कर रहा है तो दो पर्सन आपस में रिलेटेड पर्सन ट्रीट किए जाएंगे। फैमिली मेंबर भी आपस में रिलेटेड पर्सन ट्रीट किए जाएंगे। तो ये होता है आपका रिलेटेड पर्सन। अब डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, लाइक आपकी कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसका एक ऑफिस दिल्ली में है एंड एक ऑफिस आपका मुंबई में है, तो वो दोनों ऑफिस आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रीट किए जाएंगे। लाइक a person who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether in one state union territory or more than one state union territory, shall, in respect of each such registration, be treated as distinct person। कोई कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड हेड ऑफिस दिल्ली में है एंड ब्रांच ऑफिस उसका वेस्ट बंगाल में है, तो वो दोनों ऑफिस आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रीट किए जाएंगे। अब तीसरी एक्टिविटी क्या है, अगर किसी गुड्स की सप्लाई हो रही है बिटवीन प्रिंसिपल एंड उसके एजेंट के बीच में, तो वो एक्टिविटी आपकी सप्लाई ट्रीट की जाएगी इवन कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। एंड क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, और बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। हाउएवर, कुछ पॉइंट्स नोट करने के लिए। पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर ओनली गुड्स की सप्लाई इन्वॉल्व है, सर्विस की सप्लाई इन्वॉल्व नहीं है। सो सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसिडरेशन इज आल्सो अ सप्लाई। बट यहाँ पर एक पॉइंट देखने वाला क्या है कि जो आपका एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल एजेंट होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल एजेंट क्या होता है, अगर एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई भी गुड्स की सेल करी टू दी कस्टमर एंड जो एजेंट ने इनवॉइस इशू किया वो अपने नाम पर किया तो वो आपका रिस्पॉन्सिबल एजेंट हुआ, अदरवाइज वो आपका नॉन रिस्पॉन्सिबल एजेंट हुआ। एंड नॉन रिस्पॉन्सिबल एजेंट यहाँ पर आपका कवर नहीं होगा, ओनली रिस्पॉन्सिबल एजेंट आपका कवर होगा। अब फोर्थ एक्टिविटी क्या है, अगर हम कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, किससे इंपोर्ट कर रहे हैं, रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट कर रहे हैं एंड उसके कोई भी इस्टेब्लिशमेंट से जो कि आउटसाइड इंडिया है,
उससे इंपोर्ट कर रहे हैं एंड वो सर्विस आपके बिजनेस से रिलेट कर रही है, तो इस केस में वो सर्विस आपकी सप्लाई ट्रीट की जाएगी, इवन कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। ओके, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझते हैं। अगर हम कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तो आइदर वो आपके बिजनेस से रिलेट कर रही हो और आपके पर्सनल पर्पज से रिलेट कर रही हो, दोनों ही केस में वो आपका सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। बट अगर आपका कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है एंड वो सर्विस हमने किससे इंपोर्ट करी, रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट करी एंड पर्सन की किसी एस्टेब्लिशमेंट से जो कि आउटसाइड इंडिया में सिचुएटेड है उससे इंपोर्ट करी एंड बिजनेस से रिलेट कर रही है, तो वो आपका सप्लाई ट्रीट की जाएगा, अदरवाइज वो आपका सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा 4 एक्टिविटी जो कि सप्लाई ट्रीट की जाएंगी, इवन कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। पहली एक्टिविटी क्या है, अगर हम किसी बिजनेस एसेट का ट्रांसफर और डिस्पोजल कर रहे हैं जो कि परमानेंट है एंड उस बिजनेस एसेट पे हमने आईटीसी अवेल कर लिया, तो वो एक्टिविटी आपकी सप्लाई ट्रीट की जाएगी। दूसरा, अगर किसी गुड्स और सर्विस की सप्लाई हो रही है बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, देन वो एक्टिविटी आपकी सप्लाई ट्रीट की जाएगी। हाउएवर, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दिया जिसकी वैल्यू 50,000 रुपीज से एक्सीड नहीं करती है इन अ फाइनेंशियल ईयर, देन वो आपका सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा। तीसरी एक्टिविटी, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड हिज एजेंट फॉर अ कंसिडरेशन इज आल्सो अ सप्लाई, बट एजेंट आपका रिस्पॉन्सिबल एजेंट होना चाहिए। एंड फोर्थ एक्टिविटी, अगर हम कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, ओके, एंड इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन एंड पर्सन के किसी स्टेब्लिशमेंट से जो कि आउटसाइड इंडिया में सिचुएटेड है, ओके, देन वो एक्टिविटी आपकी सप्लाई ट्रीट की जाएगी, बट वो इंपोर्टेशन और सर्विस आपके बिजनेस से रिलेट की हुई होनी चाहिए। तो हमने आज देखा कि सप्लाई क्या होता है एंड ऐसी कौन सी एक्टिविटी हैं जो कि सप्लाई ट्रीट की जाएंगी इवन कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। ओके, तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ओके, बाय।